हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक आइडिया लिया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी, और ये आज अपना सेकंड लेक्चर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और हमने लास्ट क्लास में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट देखा था, ठीक है। और क्यों पढ़ रहे थे हम लोग क्वांटम नंबर, जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसको जानने के लिए हमें क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। और क्वांटम नंबर बेसिकली 4 तरीके के होते हैं, जिसमें एक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या है। तो हमने बताया था कि इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो ये हैं इनको अपन लोग ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक जाएगा ऑर्बिट, इन्फिनाइट तक ऑर्बिट्स हो सकते हैं। और शेल लिखा हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, के शेल, एल शेल, एम शेल, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई बोलेगा कि के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट को अपन लोग के शेल बोलेंगे, सेकेंड ऑर्बिट को एल शेल, अगला एम एन ओ पी, इस तरीके से। क्लियर है। यहाँ पे मेन जो पॉइंट था वो ये था कि जैसे जैसे एन का वैल्यू हमारा बढ़ेगा तो जो एटम का साइज होगा वो साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि जिस तरीके से n का वैल्यू हमारा इंक्रीज करेगा तो भाई जो एनर्जी होगा वो एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। और हम लोग किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमारा पहला चैप्टर है 11th का, उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये यूज किया जाता है किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, जो कि फिजिकल का पार्ट है। जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे इसका क्या यूज है वहां पे। क्लियर है। बट मैंने लिख दिया है, यहां से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे अपन लोग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएंगे तो एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं हम लोग शुरुआत। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर के पास, जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए सो बेटा जी इसको कर देते हैं साफ, और शुरुआत करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का क्वांटम नंबर, जिसका नाम क्या बताया मैंने आप लोगों को, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और बेटा जो ये क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी इसका यूज आएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी इसका यूज आता है, और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है। और इजी है बहुत, आराम से बस बैठे रहिए तसल्ली से और समझने की कोशिश करिए। सो सेकंड हमारा क्वांटम नंबर है, उसका नाम है एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं अपन लोग इसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर। या फिर इसी को अपन लोग सेकंड क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेकंड क्वांटम नंबर। या फिर इसी को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, एंगुलर क्वांटम नंबर। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है भाई, इसको क्वांटम नंबर लिख दिया मैंने, है ना। या फिर हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूशनरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आप किसी भी नाम से जान लो, या तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल दो, सेकंड क्वांटम नंबर बोल दो, एंगुलर क्वांटम नंबर बोल दो, या फिर सब्स्टिट्यूशनरी क्वांटम नंबर के नाम से बोल सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा भाई, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल के द्वारा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल एल। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ किसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा इसकी वैल्यू, डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, मैं कह रहा हूं ये क्या है, क्वांटम नंबर है, तो मैं जस्ट इसको क्यों लिख दिया है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या था हमारे पास, किसी भी एटम के अंदर यदि हमें इलेक्ट्रॉन देखना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो ऑर्बिट आएगा उस ऑर्बिट के अंदर अगला चीज आता है हमारे पास क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू किस पे डिपेंड किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो
n का वैल्यू मैंने यहां पे लिख दिया, n इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है, क्या हो सकता है 2 हो सकता है, क्या हो सकता है 3 हो सकता है, क्या हो सकता है 4 हो सकता है। ये कहां तक जा सकता है, अरे भाई ये इंफिनिटी तक जा सकता है, मैंने बताया था आपको ये कहां तक जा सकता है, ये इंफिनिटी तक जा सकता है। क्लियर है? तो जब n का वैल्यू आ गया तो l का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा बेटा, तो उसके लिए हम पहले ये समझ लेते हैं, सी पॉइंट लिख देता हूं, पहले ये लिख लेते हैं अपन लोग कि जो l का वैल्यू होगा, ये l का वैल्यू वेरी करता है बेटा जीरो से लेकर n माइनस वन तक। कहां तक वेरी करेगा ये, 0 से n माइनस वन तक वेरी करेगा। क्लियर है? जैसे n इज इक्वल्स टू 1 है तो भाई इसके लिए वैल्यू कितना आएगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 डालो तो 1 माइनस वन क्या होगा, 0, तो इसके लिए तो एक ही वैल्यू आएगा, दैट इज 0। क्लियर है सबको? चलिए यदि n इज इक्वल्स टू मेरे पास 2 होगा तब क्या वैल्यू आएगा l का, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पुट कर दो तो 2 माइनस वन कितना आ गया 1। सो 0 to 1 कितना वैल्यू आएंगी, एक तो 0 होगा और साथ में क्या होगा, एक 1 होगा। n इज इक्वल्स टू 3 आ गया तो वैल्यू कौन सी आएंगी, 0 1, एक आ जाएगा 2। n इज इक्वल्स टू 4 आ गया तो कितना हो जाएगा, 0 1 2 3, ये हमारे पास वैल्यू आएंगी। इस तरीके से 5 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0 1 2 3 4। 6 कर दिया तो 0 1 2 3 4 5, मतलब एक कम रखना है आपको। क्लियर है यहां तक? अब ये हो गया सी पॉइंट कि जो एल है वो कहां से कहां तक आएगा बेटा, 0 टू n माइनस वन तक। अब नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट के बाद में डी पॉइंट में लिख रहा हूं कि भाई जो एल की वैल्यू ये आ रही है 0 1 0 1 2 0 1 2 3, ये हमें बता किसके बारे में रहा है, ये है कौन सी चीज, तो बेटा जो हमारा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये बेसिकली हमको आइडिया देता है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर जो ऑर्बिट है या फिर जो शेल है, उस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट होंगे। किसके बारे में बताता है ये, कितने नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे लिखते हैं अपन लोग पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट द number of subshell, about the number of subshells present in an orbit, किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट है, या फिर उन्हीं ऑर्बिट को अपन लोग किस नाम से जानते हैं, शेल्स। या तो शेल्स बोल दो या फिर ऑर्बिट बोल दो, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट है, वो हमें बताएगा कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अगला, और क्या बताएगा हमें ये, इट टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ किसका, शेप ऑफ सबशेल। किसके बारे में बताएगा ये हम लोगों को, शेप ऑफ सबशेल, कि जो सबशेल है हमारी उनकी शेप क्या है। क्लियर है? तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करिए स्क्रीन को, नोट डाउन करिए, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं जस्ट इसके बाद आगे इसमें कंटिन्यू करता हूं। क्लियर है? उतारिए इसको फटाफट से। चलिए सो बढ़ते हैं हम लोग आगे। कौन कौन सा पॉइंट हो गया, एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा चीज, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा भैया, ये होता है 0 से n माइनस वन तक। तो इसके लिए 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगला चीज, ये हमको किसके बारे में बताता है बेटा, नंबर ऑफ सबशेल के बारे में, कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कितने सबशेल प्रेजेंट होंगे, वो हमको कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगला चीज हमें ये बताता है शेप ऑफ किसका, सबशेल। अब ये सबशेल है कौन सी चीज, उसके बारे में आइडिया लेते हैं। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं और आगे बढ़ाता हूं। चलिए सो बढ़ते हैं हम लोग इसमें आगे, और आगे किसके साथ बढ़ रहे हैं अपन लोग, सबशेल के साथ। तो देखिए बेटा सबशेल क्या है। तो ऐसा बोला जाता है कि मान लो एल का वैल्यू एग्जांपल ले रहा हूं ना, एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, एल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है।
L का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा बोला जाता है कि जब L का वैल्यू 0 होगा तो जो 0 आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं S सबशेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? S सबशेल। मतलब जब भी L का वैल्यू 0 होगा तो वो क्या होगा? S सबशेल होगा। 1 आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा P सबशेल। क्या बोलते हैं इसको? P सबशेल। जब 2 आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? इसको बोलते हैं D सबशेल। क्या बोलेंगे इसको? D सबशेल बोलेंगे। क्लियर है? जब 3 आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? F सबशेल बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? F सबशेल बोल देंगे। जब 4 आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? फिर इसको अपन लोग G सबशेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? G सबशेल। तो ये सब कैसे हैं मेरे पास? S सबशेल। 1 आ गया तो P सबशेल, 2 आ गया तो D सबशेल, 3 आ गया तो F सबशेल, 4 आ गया तो G सबशेल, 5 आ गया तो F सबशेल। इनके आगे अपन लोग, F के आगे अपन लोग इनकी बात नहीं करते हैं। F के आगे अपन लोग इनकी बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों का जो काम पड़ेगा इनऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री में 11th और 12th दोनों मिला के पूरी केमिस्ट्री में जो काम पड़ेगा वो काम पड़ेगा S का, P का, D का और F सबशेल का। तो सबसे पहले हम लोग इनकी शेप के बारे में आइडिया लेते हैं कि इनकी शेप कैसी होती है। तो सबसे पहले अपन लोग चलते हैं किसके पास? S सबशेल के पास, कि S सबशेल कैसा होता है। तो बेटा S जो है, S होता है हमारे पास स्फेरिकल। कैसा होता है हमारे पास? ये स्फेरिकल। S कैसा है हमारे पास? स्फेरिकल। और ये बनाते हैं अपन लोग इस तरीके से। ये आ गया मेरे पास न्यूक्लियाई और ये हो गया मेरे पास S सबशेल। तो S कभी भी दिखाएंगे तो अपन लोग कैसे दिखाएंगे उसको? स्फेरिकल दिखाएंगे। दूसरा P सबशेल का मतलब क्या हुआ बेटा? P मतलब हो गया यहाँ पे कौन सा चीज मेरे पास? प्रिंसिपल। P क्या हो गया मेरे पास? प्रिंसिपल हो गया। अब P का जो शेप होता है बेटा वो होता है डंबल शेप। कैसा? डंबल शेप है ना। जिम में जाते हैं अपन लोग तो डंबल लेते हैं ना, डंबल, तो वो वाला शेप हो गया। अब हालांकि डंबल नहीं बना रहा हूं मैं, तो आपको बस देखना है कि एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये हो गया डंबल। बीच में क्या आ गया मेरे पास? ये न्यूक्लियस। अब बेटा जो ये दिख रही है आपको, ये बीच में गैप दिख रहे हैं बेटा, इनको अपन लोग नाम देते हैं लोब्स। क्या नाम देते हैं इनको? लोब्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? लोब्स बोलते हैं। तो जो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा वो लोब्स के अंदर दिखेगा। तो इससे अभी कंफ्यूज ना हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी बात कर रहे हैं सर। फिलहाल आप चित्र देखिए और खुश रहिए। तो P जो हो गया वो P प्रिंसिपल है, डंबल शेप होगा। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? लोब्स बोलते हैं। तीसरा जो आया बेटा, तीसरा जो आया दैट इज D। दैट इज D। तो D सबशेल जो है, D सबशेल जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा डिफ्यूज्ड। क्या नाम है इसका? डिफ्यूज्ड। D से क्या हो गया? डिफ्यूज्ड नाम है इसका। और इसका जो शेप होता है वो होता है बेटा डबल डंबल। कैसा होता है इसका? डबल डंबल। मतलब P की बात करेंगे तो कौन सा आ रहा है? डंबल। और D की बात करेंगे तो कौन सा है? डबल डंबल। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है इसका? तो मान लो एक मेरे पास लोब ऐसे आ गया और एक लोब मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे टोटल लोब्स आपको कितनी दिख रही हैं? 1 2 3 4। यहां पे आ गए मेरे पास डबल डंबल आ गया। क्लियर है? इसको क्या बोल दिया मैंने? D सबशेल। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास F सबशेल। कौन सा है? F सबशेल। और F सबशेल जो है बेटा, इसका नाम होता है फंडामेंटल। क्या नाम होता है इसका? फंडामेंटल। क्या नाम होगा इसका? फंडामेंटल। और बेटा इसका जो शेप बनता है ये होता है कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है इसका शेप? कॉम्प्लेक्स। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो एक लोब मैंने ऐसे बनाया, एक लोब मेरे पास ये हो गया और एक लोब मैंने ऐसे बना दिया। क्लियर है सब लोगों को? तो 3-3 डंबल लगा देना। क्लियर है? कितने डंबल? 3 डंबल। कितनी लोब्स हो जाएंगी टोटल? 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? F सबशेल। सो यहां पे हमको ये पता लगा कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसने किसके बारे में बताया? हम लोगों को सबशेल के बारे में। तो टोटल सबशेल कितनी हो गई? तो हो तो बहुत सकती हैं, लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस में है, जेई के जो सिलेबस में है, वो क्या है? S के बारे में बात करेंगे, P के बारे में बात करेंगे, D के बारे में बात करेंगे, F के बारे में बात करेंगे। ये 3-4 के बारे में हम लोगों को बात करना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा इन सब के ऊपर हम लोगों को ब्लॉक केमिस्ट्री भी पढ़ना है बहुत डिटेल में। इनके ऊपर पूरा चैप्टर है कंप्लीट। ठीक है? तो S ब्लॉक है, P ब्लॉक भी है, D एंड F ब्लॉक भी है। तो ये अलग अलग हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। ठीक है? सो फिलहाल हम लोगों को ये समझ में आया कि एक S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल।
एस हो गया मेरे पास कैसा, ये स्पेरिकल है और इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन लोग शार्प। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, शार्प। ये नाम हो गया इसका शार्प। इसका यदि अपन लोग किसकी बात करें, यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होगा, ये स्पेरिकल। ये कैसा होगा इसका शेप, डंबल। इसका कैसा होगा, डबल डंबल। इसका कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों ने बात कर लिया इनके शेप के बारे में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आप लोग इसको फिर दोबारा से नोट डाउन करिए जिससे मैं आगे और पढ़ा सकूं। करिए फटाफट से, शाबाश। हो गया भाई, डन। चलो बढ़ते हैं फिर अपन लोग आगे। ठीक है, मिटा रहा हूं बेटा इसको मैं। सो ये हो गया हमारे पास सबशेल की कहानी। ये हो गई हमारे पास किसकी कहानी, सबशेल की कहानी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करते हैं। फिर से यदि मैं एक एग्जांपल लूं, फिर से यदि मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल क्या है, मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें दे रखी है कि ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट और ये है फोर्थ ऑर्बिट। अभी 4 ऑर्बिट की अपन लोग बात करते हैं, आगे और भी और हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, कितनी भी। तो जब n आ गया 1 तो l का वैल्यू कितना आएगा, उसी फॉर्मूले से 0 to n-1, ये 0 आ जाएगा। इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, 0,1। इसके लिए कितनी आएगी, 0, 1, 2। इसके लिए कितनी आएगी बेटा, 0, 1, 2 एंड 3। अब 0 का मतलब क्या था, 0 का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एस सबशेल। मतलब हमें ये चमका कि यदि फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने सबशेल होंगे, 1, विच इज एस। यदि हम लोग सेकंड ऑर्बिट के अंदर बात करेंगे कि सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने आएंगे, तो 2 आ रहे हैं। तो एक हो गया 0 का एस और 1 का कौन सा, पी। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 आ जाएंगे सबशेल। कौन कौन सा, एस और पी। थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो उसके अंदर कितने सबशेल दिख रहे हैं, 0, 1, 2, मतलब एस पी डी। कितने आ जाएंगे, एस पी डी 3 आ जाएंगे। फोर्थ की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस पी डी एफ। आगे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, एस पी डी एफ जी, फिर एस पी डी एफ जी एच, फिर एस पी डी एफ जी एच आई। बट मैंने क्या बोला, एफ के बाद अपने को जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमको सिर्फ ध्यान देना है कहां तक, एफ तक ध्यान देना है। तो यहां से हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है बेटा कि जब फर्स्ट ऑर्बिट है तो कितना आ रहा है, 1। सेकेंड ऑर्बिट है तो कितना आ रहा है, 2। थर्ड ऑर्बिट है तो कितना आ रहा है, सबशेल 3। फोर्थ ऑर्बिट है तो कितना सबशेल आ रहा है, 4। मतलब यहां से एक फॉर्मूला भी बन गया। क्या फॉर्मूला बना कि नंबर ऑफ किसका बेटा, सबशेल प्रेजेंट इन ए, या तो शेल या फिर ऑर्बिट, जस्ट किसके बराबर होगा, वो n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, n के बराबर होगा। मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है वही बराबर होगा किसके बराबर, नंबर ऑफ सबशेल के बराबर। क्लियर है सब लोगों को यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में। तो इसकी कहानी जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर की, ये कहानी क्या हो गई है, खत्म। ठीक है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की कहानी क्या हो गई, खत्म। मतलब हम लोगों को इतना पता लग गया कि सबसे पहले क्या आएगा किसी भी एटम के अंदर, शेल आएगा। शेल के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, सबशेल। सबशेल कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ। क्लियर है सबको यहां तक। चले आगे। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टाइप के साथ, और थर्ड का नाम है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या नाम बेटा इसका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये थर्ड टाइप का आपका क्या आ गया, क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपन लोग किससे, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों को किसके बारे में आइडिया देता है सर। आइए बच्चों सिखाते हैं। तो पहला पॉइंट डालते हैं हम किसके बारे में, कि जो वैल्यू है इसकी एम की, ये डिपेंड किस पे कर रही है। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन
वैल्यू ऑफ एल। किस पे डिपेंड करेगी ये वैल्यू ऑफ एल? मतलब जो हम लोगों ने अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर देखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। सर इसका फॉर्मूला होता है क्या कुछ? यस, फॉर्मूला क्या है इसका? तो बेटा जब भी m निकालोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बराबर होगा किसके? -l से लेकर +l तक इसकी वैल्यू होती है। कहां से कहां तक होती है इसकी वैल्यू? जल्दी बोलो फटाफट से। -l से लेकर +l तक इसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल लेके चले हम लोग, एक एग्जांपल लेके चले तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पे n है, n कितना है? वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। तो l का वैल्यू कितना होगा इसके लिए? इसके लिए तो 0 होगा। इसके लिए कितना आएगा? 0,1। इसके लिए कितना आएगा? 0,1,2। ये हो गया l का वैल्यू। अब m का वैल्यू कितना आएगा? तो बेटा यदि l का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, अरे तो भैया -0 +0 सब क्या है? अरे 0 ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, तो इस 0 के लिए फिर से क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन ये जो 1 है, यदि यहां पे हम लोगों ने देखा कि -12 +1 कितना वैल्यू होता है, तो वो आएगा -1 फिर 0 फिर +1। तो टोटल कितनी वैल्यू आ रही है 1 के लिए? ये 1 के लिए वैल्यू आ रही है 3। कितनी वैल्यू आ रही है? 3। सिमिलरली इसमें जो 2 है, इसमें जो 2 है, इधर जगह कम है तो थोड़ा मैं इस साइड में नीचे दिखा देता हूं। तो 0 के लिए तो अभी भी कितना वैल्यू आएगा बेटा? 0 के लिए तो अगेन 0 रहेगा, लेकिन 1 के लिए फिर से क्या बोलेंगे? -1 0 +1। और 2 के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? फिर से बताओ जल्दी से फटाफट। -2 -1 0 +1 +2। तो टोटल कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे? ये 5। कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे? ये 5। और 1 के लिए कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब सर ये है क्या? ये किसके बारे में आइडिया दे रहा है? चलो बच्चा पार्टी समझाते हैं। डोंट बी पैनिक, बस आराम से बैठे रहिए, तसल्ली से, सब समझ में आएगा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, जिससे मैं इसको आगे और समझा पाऊं आपको। सो चलते हैं हम लोग आगे। तो शेल की बात हो गई भैया, दूसरा सब शेल की बात हो गई। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? वैल्यू ऑफ किस पे डिपेंड करेगा? m पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूला क्या है? -l से +l तक। सेकंड पॉइंट क्या कहता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का? ध्यान देना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। किसके बारे में बताएगा ये? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल। किसी भी सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी, उसके बारे में आइडिया देता है हमको कौन सा चीज? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसके बारे में आइडिया देता है? जल्दी बोलो फटाफट से। हमको बताता है ये ऑर्बिटल के बारे में। अब सर ये ऑर्बिटल क्या है? तो बेटा जी ऑर्बिटल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किस चीज से? इस बॉक्स से, इस डब्बे से मैं क्या बोलूंगा? इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ऑर्बिटल बोलेंगे। क्लियर है सबको? तो सबसे पहला चीज कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर कौन सा चीज था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा कौन सा चीज है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया या फिर शेल हो गया। फिर उसके बाद में एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या देखा हम लोगों ने? सबशेल। तो हमें यह पता लगा कि जो शेल होती हैं उन शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सबशेल। और उन सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ऑर्बिटल्स। उन सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल्स। क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन। किसके बारे में आइडिया देगा? जल्दी बोलो फटाफट से। ओरिएंटेशन ऑफ किसका बेटा? ऑर्बिटल्स। किसके बारे में आइडिया देगा? ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में आइडिया देगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन? इस ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? आइए बच्चों समझते हैं ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। बट उससे पहले
हम लोग एक बार और समझाना चाहेंगे आपको, इसको ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, n का वैल्यू जैसे 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने सबशेल हैं, एक सबशेल प्रेजेंट है। जीरो को क्या बोलते थे हम लोग, एस सबशेल, एस सबशेल है। तो एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आएंगे, 1, मतलब एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 1। नेक्स्ट सुनिए, सेकेंड ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं, 2, कौन कौन सा, 0 और 1। अच्छा, अब ये जो आ गया इसके अंदर ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं टोटल, तो ये बेटा जो 0 है, 0 भी तो एक ऑर्बिटल ही है, एक ये हो गया और 3 ऑर्बिटल कौन से हो गए आपके, ये हो गए। सो टोटल ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं, 4। थर्ड ऑर्बिटल के अंदर बात करोगे बेटा, थर्ड शेल के अंदर, तो थर्ड शेल में सबशेल कितने हैं, 1 2 3, और इन 3 के कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं टोटल, 0 का 0, तो एक ऑर्बिटल मेरे पास ये है। 1 का कितना आया, -1 0 +1, तो 3 ऑर्बिटल ये हो गए। 2 का कितना आया, -2 -1 0 +1 +2, मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। क्लियर है सब लोगों को। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि जो एस सबशेल है, कौन सा चीज, एस सबशेल होगा, एस सबशेल के अंदर टोटल जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो कितने ऑर्बिटल आएंगे, 1, एक ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल होगा, 1 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 1 ऑर्बिटल। ठीक। अच्छा, पी सबशेल की बात करेंगे कि पी सबशेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने आएंगे, तो पी सबशेल में बेटा आपको दिख रहा है, पी सबशेल में आपको दिख रहा है कि कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे पी के अंदर। अरे 0 किसके लिए था, एस, 1 किसके लिए था, पी, तो कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 3, तो यहाँ पे मैंने 3 ऑर्बिटल बना दिए। अब ये जो एस है, इसको तो मैंने एस लिख दिया, लेकिन ये जो 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं इनके भी अपने नाम होते हैं, और वो नाम कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे इसका नाम क्या बोल दिया, px, इसका नाम क्या बोल दिया, py, और इसका नाम क्या बोल दिया, pz। क्लियर है। ये जस्ट नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ नाम है, आपको जस्ट नाम याद रखना है कि जो p सबशेल आएगा उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनके नाम क्या होंगे, px, py, pz। क्लियर है। अच्छा, p सबशेल के आगे अगला कौन सा है बेटा, d सबशेल। तो जो d सबशेल आ रहा है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, देखो ध्यान से, ये s है, ये कौन सा है, ये p है, और ये कौन सा है, d है। तो d के अंदर कितने, 1 2 3 4 5। तो यहां पे क्या बोलेंगे अपन लोग, कितने ऑर्बिटल है टोटल, तो ये 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे अपन लोगों को, 1 2 3 और ये 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल आ गए। अब इनके भी नाम है, यस इनके भी नाम है। कौन कौन से नाम है, तो पहले का नाम मैंने लिख दिया dxy, दूसरे का नाम dyz, तीसरे का नाम dzx, चौथे का नाम dx² - y², और लास्ट का नाम है dz²। ये टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल आ गए बेटा, हमारे टोटल 5 ऑर्बिटल्स आ गए। कौन कौन से, फिर से देखो, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। ऐसे ही f सबशेल आ रहा होता, f सबशेल आया होता, तो बेटा f सबशेल के अंदर टोटल, अब आप खुद सोचो कि भाई यदि f होता तो आगे कहां जाता, उसका l का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए f के लिए। तो 3 के लिए अपन लोग वैल्यू चेक करेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आएगा, तो -3 से लेकर +3 तक वैल्यू आएगा, -3 से लेकर +3 तक वैल्यू आएगा। अब इनको इसमें डालो, सो 1 2 3 4 5 और ये 7। तो यहाँ पे मैंने लिखा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये टोटल हो गए हमारे पास ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, 7। तो आज के बाद कोई हमसे पूछता है कि एफ सबशेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 7, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 5, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, एस सबशेल में कितना ऑर्बिटल है, 1। अच्छा सर इनके नाम, तो बेटा इनके नाम की भी अपने को जरूरत नहीं है। जो हमारे पास ऑर्बिटल यूज होंगी तो ऑर्बिटल तो ये यूज में आती हैं, बट हम लोगों को जो काम पड़ेगा वो सिर्फ एस से, पी के 3 और डी के ये 5, सिर्फ इनसे अपना 2 साल का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एफ के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि एफ सबशेल जो होता है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं वो कितने आते हैं टोटल, बेटा 7 आते हैं। कितने ऑर्बिटल आते हैं टोटल, 7 ऑर्बिटल आते हैं। क्लियर है सबको यहां तक। चलिए मैं नीचे वाला मिटाता हूं, है ना, मैं नीचे वाला मिटाता हूं। अब समझते हैं कि मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, क्या
कि टोटल नंबर ऑफ किसका ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल, किसी भी सबशेल के अंदर, किसी भी सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो क्या इसका फॉर्मूला है? यस बच्चा पार्टी, इसका फॉर्मूला है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 1 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 1 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 1 से। ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं, L का वैल्यू मेरे पास 0 है, तो L का वैल्यू 0 किसके लिए होता है? S सबशेल के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? S सबशेल के लिए आएगा। तो जब L का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 1 1, मतलब इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आएंगे तो ऑर्बिटल कितने आएंगे बेटा? तो ये ऑर्बिटल आएंगे 1, जो कि आपको साफ दिख रहा है। इसको मैंने एक बॉक्स से बनाया हुआ है, ये रहा S। क्लियर है? अच्छा, L का वैल्यू 1 आ सकता है, L का वैल्यू 2 आ सकता है, या L का वैल्यू 3 आ सकता है, या फिर L का वैल्यू 4 भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते थे हम लोग? ये P सबशेल था। इसको क्या बोलते थे हम लोग? बेटा ये D सबशेल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये F सबशेल है। ये क्या है? F सबशेल है। तो जो ये ऑर्बिटल की बात करेंगे कि भाई साहब P के अंदर कितने ऑर्बिटल आएंगे, D के अंदर कितने ऑर्बिटल आएंगे, या फिर F के अंदर भी कितने ऑर्बिटल आएंगे। तो S सबशेल में कितना ऑर्बिटल है? 1। P सबशेल का ऑर्बिटल देखना है तो L का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा यहाँ पे? 1। तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3। साफ दिख रहा है, 1 2 3। अरे क्लियर है? D सबशेल में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4 और 1 5, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे टोटल ऑर्बिटल? 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है? F सबशेल आ गया, तो F सबशेल के लिए यहाँ पे N का वैल्यू कितना, L का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? अरे 3 रखना पड़ेगा भाई। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए? 7। तो बेसिकली मोटा मोटा आइडिया क्या लगा हम लोगों को? हमको ये पता लगा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमको बेसिकली आइडिया दे रहा है किसके बारे में? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। और किसी भी सबशेल में, किसी भी सबशेल के अंदर यदि हम लोगों को ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो उन ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? 2l प्लस 1 के बराबर। किसके बराबर होगा? 2l प्लस 1। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग आगे किसके साथ? इस पॉइंट के साथ कि इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ किसका? ऑर्बिटल्स। तो इनका ओरिएंटेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनका ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है? तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए करिए फटाफट से, शाबाश। चले बढ़ते हैं आगे। ठीक है? मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चा पार्टी। अब बोला क्या जाता है कि सर ये जो आपने बॉक्स से बना दिए हैं इसका मतलब क्या है? तो बेटा आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर, जो आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन बेटा जी इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। और इस चीज का हमारे पास डेरिवेशन भी है, इस चीज का हमारे पास डेरिवेशन भी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी पाई जाती है किसके अंदर? ऑर्बिटल के अंदर पाई जाती है, विच इज अराउंड 90%। और इस चीज को हम लोग प्रूव करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये आपको सिखाऊंगा मैं किसके अंदर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। वहां पे प्रूव करेंगे हम लोग कि ऑर्बिटल जो है वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी आती है मेरे पास। क्लियर है सब लोगों को? ठीक। सो ये हम लोग सीखेंगे वहां पे। फिलहाल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एक जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक बॉक्स बना दो, बस एक बॉक्स बना दो। ठीक है? सो हमने फॉर्मूला क्या देखा? अभी हमने फॉर्मूला देखा बेटा कि कोई भी हम लोगों को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पूछेगा तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 1, 2L प्लस 1। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 2। ध्यान से सुनना,
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 2। तो भाई साहब किसी ने हमसे पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodate in any orbital in any subshell लिख दो, है ना, in any subshell is equal to किसके बराबर होगा? 2 times of 12 plus 1। मतलब एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो भैया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी भी पर्टिकुलर सबशेल के अंदर? अरे तो जितनी भी ऑर्बिटल होंगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, जितनी भी ऑर्बिटल आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। जैसे एल का वैल्यू कितना लिया? 0, मतलब एस की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? 1। सो 1 इंटू 2 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके अंदर। क्लियर है सबको? चलिए, सो अब हम लोग चलते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? तो ओरिएंटेशन में मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि मान लो एस जो था, एस वाला जो ऑर्बिटल आ रहा है मेरे पास बेटा, उसके लिए तो सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं कि एस को तो एज इट इज दिखा देंगे। ये एस तो सिंपल ये हो गया हमारे पास। क्लियर है? स्पेरिकली रहेगा, ये स्पेरिकली रहेगा और इसका बच्चा पार्टी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि मैं तुमको बोलूं कि भाई मेरे पास एक क्या है? फुटबॉल है ना, और फुटबॉल का मैं पूछूंगा बताओ किस डायरेक्शन में रखी हुई है, अरे तो फुटबॉल का कोई डायरेक्शन थोड़ी ना यार, स्पेयर का कोई डायरेक्शन थोड़ी ना, क्या तुम बोल दोगे उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर है? तो वो कैसा है मेरे पास? डायरेक्शनलेस। तो यहां पे मैंने क्या बोल दिया, ये एस जो होगा ये कैसा होता है बच्चा पार्टी? ये होता है डायरेक्शनलेस। कैसा होता है ये? डायरेक्शनलेस। चलिए पी की बात करेंगे तो पी के अंदर बेटा, पी की बात करेंगे तो पी के अंदर क्या था मेरे पास? जो पी सबशेल था, इस पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल आ रहे थे? 3। कौन कौन सा? एक था मेरे पास पी एक्स। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या है? ये मैंने एक डॉट 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 बना दिया, ये वाला है ना, ये डॉट 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 क्या है? इसको बोलते हैं अपन लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मतलब जिस पर न्यूक्लियस मेरे पास आएगा। जनरली हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो किताबें आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी उन सब में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस मानता है। कौन सा एक्सिस मानता है? जेड एक्सिस। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारी की सारी जो ओरिएंटेशन आएंगी इन ऑर्बिटल्स की वो किस तरीके से होंगी? कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगी। एक मेरे पास कौन सा है? एक्स एक्सिस, एक कौन सा है? वाई एक्सिस, और एक कौन सा मान लेता हूं? जेड एक्सिस। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा मान लिया भाई? जेड एक्सिस। अब मुझे बनाना है कि एक होता था पी एक्स, एक होता था पी वाई और एक होता था पी जेड। यदि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने जेड एक्सिस माना हुआ है तो भाई साहब पी एक्स कैसे बनेगा? उसके जस्ट 90 डिग्री पे इस तरीके से हो गया ये। इसको क्या नाम दे दूंगा मैं? पी एक्स नाम दे दूंगा। क्लियर है सब लोगों को? इसको क्या नाम दे दिया मैंने? पी एक्स नाम दे दिया। चलो अगला मैंने क्या बोला, यदि अभी भी मेरे पास ये कौन सा है? जेड एक्सिस है। तो भाई साहब पी एक्स यदि ऐसे है तो इसके 90 डिग्री पे कुछ इस तरीके से ये क्या मिल जाएगा? ये पी वाई मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? हमको जल्दी बोलो फटाफट से, ये पी वाई हो जाएगा। क्लियर है? ये कौन सा है? एक्स, ये कौन सा है? जेड, और ये कौन सा हो गया बच्चा पार्टी? ये वाला एक्सिस हो गया वाई। तो ये हो गया हमारे पास पी वाई। क्लियर है? ये कौन सा एक्सिस है? तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है? ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। इस तरीके से होता तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हम लोग इसको क्या बोल देते हम लोग? वाई एक्सिस। क्लियर है? तो ये पी एक्स का ओरिएंटेशन हो गया। तो पी एक्स किसको बोलेंगे? जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको क्या बोलेंगे? पी एक्स बोलेंगे। जिसकी लोब्स वाई एक्सिस के अलोंग होंगी उसको पी वाई बोलेंगे, और जिसकी लोब्स जेड एक्सिस के अलोंग होंगी बेटा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी जेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पी जेड। तो ये कौन सा एक्सिस हुआ? ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, और इस तरीके से ये कौन सा एक्सिस आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वाई एक्सिस। क्लियर है सबको? तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये जो तीनों के तीनों कैसे हैं बेटा? ये डायरेक्शनल होते हैं। कैसे हैं ये तीनों के तीनों? जल्दी बोलो फटाफट से। डायरेक्शनल। सबको दिखाई भी दे रहा होगा, है ना? क्यों? अरे अलोंग द एक्सिस है ना भाई, तो कैसे होंगे? ये डायरेक्शनल होंगे। लेकिन ये कोई अलोंग द एक्सिस नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन लेस बोलते हैं। क्लियर है? अभी इसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ये तो जस्ट अभी मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया दे रहा हूं। अभी इसमें नोडल प्लेन भी निकालते हैं। अब तुम पूछोगे नोडल प्लेन क्या होता है, तो ये सब पढ़ेंगे। अभी तसल्ली रखो भाई, एक साथ सब कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता। धीरे धीरे चलेंगे अपन लोग।
अभी मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अभी इसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा पहला, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। तो फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 11th क्लास का। क्लियर है? तो वो हम लोग पहले आइडिया ले लेते हैं, फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इतना समझ में आना चाहिए कि जो पी सबशेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और तीनों की तीनों कैसी हैं? ये डायरेक्शनल नेचर की होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस होती हैं। अगला बढ़ते हैं अपन लोग किसके पास? डी सबशेल के पास। कौन सा है बेटा? डी सबशेल। अब डी सबशेल में आपको बोला गया था कि भाई साहब टोटल कितने आते हैं? 5 ऑर्बिटल्स आती हैं। टोटल कितनी ऑर्बिटल्स आती हैं? 5 ऑर्बिटल्स आती हैं। अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स थी ये कौन कौन सी थी बेटा? तो पहला मैंने क्या बोला? एक है मेरे पास डी एक्स वाई, एक है मेरे पास डी वाई जेड, एक है मेरे पास डी जेड एक्स, एक है मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। क्लियर है सब लोगों को? अब इनकी ओरिएंटेशन समझते हैं कि किस तरीके से बनाना है इनको। तो बेटा सबसे पहले यदि मैं डी एक्स वाई की बात करूं तो यहां पे मान लो मैंने क्या किया, एक एक्सिस ऐसे, एक एक्सिस ऐसे, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। जेड नहीं बना रहा हूं, समझना है ना। सो डी एक्स वाई कैसा होगा बेटा? तो यहां पे मैं बात करूंगा तो ये आ गया मेरे पास एक लोब, क्योंकि ये डबल डंबल होता था, मैंने आपको बताया था डी वाला कैसा होता है? डबल डंबल। और एक लोब ये आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डी एक्स वाई बोलेंगे। क्लियर है? मतलब एक्स और वाई के प्लेन में जो आ रहा है मेरे पास, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? डी एक्स वाई। अच्छा अगला सुनो, यदि मैंने इस वाली एक्सिस को y ले लिया और इसको मैंने z ले लिया तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा फिर दोबारा से डी वाई जेड। ये कौन सा हो जाएगा? डी वाई जेड। अगला आ रहा है मेरे पास डी जेड एक्स। तो मान लो ये मैंने क्या मान लिया? z, और ये मैंने क्या मान लिया? x। तो बेटा अलोंग द प्लेन फिर दोबारा से ये वाला जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? डी जेड एक्स बोल देंगे अपन लोग। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जब अलोंग द एक्सिस आएगा ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो है बेटा ये सबसे अलग है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन सब से ये वाला बंदा अलग है एकदम। ठीक है? अब ये अलग क्यों है तो इसके ऊपर हम लोग बहुत लंबा चर्चा करेंगे। क्लियर है? हमें यहाँ पे जस्ट ओरिएंटेशन बताना है कि किस तरीके से ये बनता है। तो यहाँ पे मान लो यदि मैं इसको अपनी एक एक्सिस मान लेता, ये कौन सी एक्सिस है? ये जेड एक्सिस है। तो बेटा एक लोब आएगी ऐसे और एक लोब आएगी ऐसे। क्लियर है? साथ में इसके बीच में बेटा यहाँ पे क्या होता है? एक रिंग होती है। क्या होता है? यहाँ पे एक रिंग होती है। अब इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है गोली मारो, अभी दिमाग लगाना ही नहीं है इसके ऊपर। तो ये जो मेरे पास आ रहा है बेटा इसको अपन लोग डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज डी वाई जेड, दिस इज डी जेड एक्स, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। इन सब के बारे में आइडिया कौन देता है हम लोगों को? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है सब लोगों को? अब यहां से साफ दिख रहा है यार आप लोगों को, ये कैसा है? ये अलोंग द एक्सिस दिख रहा है आपको। ये कैसा है? ये भी अलोंग द एक्सिस है। तो भाई साहब क्या ये अलोंग द एक्सिस है? नहीं, ये अलोंग द एक्सिस नहीं है। तो बेटा ये जो तीनों है, ये जो तीनों हैं ये कैसे होते हैं? ये तीनों के तीनों को बोलते हैं अपन लोग नॉन एक्सियल। अरे जो एक्सिस पे नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन एक्सियल। और जो एक्सिस के अलोंग बन रहा है उनको बोलते हैं हम लोग एक्सियल। तो बेसिकली आज के बाद हमसे कोई पूछता है कि डी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स आती हैं कितनी ऑर्बिटल्स एक्सियल हैं? तो 2। कितनी ऑर्बिटल्स नॉन एक्सियल हैं? तो वो हैं 3। कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। क्लियर है बच्चा बाडे? आप फटाफट से इसको उतारिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए चलें, चलो सो बढ़ते हैं बच्चों आगे। ठीक है, मिटा रहा हूं बेटा मैं इसको। सो ये हो गई हमारे पास कौन सी चीज? ऑर्बिटल्स की बात, और ऑर्बिटल्स जो भी हैं हमारे पास उनकी ओरिएंटेशन की बात कि भाई साहब किस तरीके से वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इनके बाद अपन लोग लास्ट क्वांटम नंबर की बात करेंगे बेटा, और वो लास्ट क्वांटम नंबर है अपना जिसको बोलते हैं क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं उसको? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? स्पिन
क्वांटम नंबर। अब जो ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट किससे बेटा, एस। किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर सिर्फ इतना सीखना है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बेसिकली हमको आइडिया देता है किसके बारे में, कि कोई भी मेरे पास मान लो, ध्यान से सुनना एकदम, कोई भी मान लो मेरे पास क्या है, एक ऑर्बिटल है ये, और इस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। तो एक कैसा डाल दिया मैंने, इस तरीके से, और एक कैसा डाल दिया मैंने, इस तरीके से। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अलग। मतलब एक को यदि मैं कैसा ले लिया हूं, क्लॉकवाइज, यदि एक को मैं कैसा ले लिया हूं, क्लॉकवाइज, तो दूसरा कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये रूल है। दोनों क्लॉकवाइज अपन लोग एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, इसका रीजन है, अरे सब चीज का रीजन है भाई, सब चीज का रीजन है। बट फिलहाल इतना समझो कि एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर अपन लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 3 तो नहीं डाल सकते, 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, जिसमें एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब जो क्लॉकवाइज होगा उसके लिए जो स्पिन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो लेते हैं +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो स्पिन लेते हैं वो लेते हैं -½ कितना लेते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं, -½ क्लियर है सब लोगों को, अरे समझ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों के चारों क्वांटम नंबर क्या हो गए हैं बेटा, समाप्त। तो हम लोगों ने क्या सीखा अब तक, हमने जस्ट ये सीखा कि आज के बाद हमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, शेल। शेल के अंदर कौन सा चीज प्रेजेंट होता है बेटा, सब शेल। सब शेल के अंदर कौन सा चीज प्रेजेंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं अपन लोग ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सब लोगों को। शेल, शेल में क्या आ जाएगा, सब शेल। सब शेल के अंदर क्या आता है, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इजीली किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है। ठीक, तो क्वांटम नंबर की बात समाप्त। बढ़ते हैं हम लोग अगली चीज के साथ। अब बेटा सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, सबसे पहले एक विद्वान आते हैं, और उनका नाम था कौन सा चीज, पॉलीज। क्या नाम है बेटा उनका, पॉलीज। तो ये पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब जो ये पॉलीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली क्या बोला, पॉलीज ने क्या बोला, पॉलीज ने ये बोला कि कोई भी दुनिया का कोई भी एटम हो और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 3 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 50 हो, 100 हो, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन देखा आपने और उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन चारों की कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि दोनों क्लॉकवाइज नहीं रख सकते। अरे तो भाई साहब, यदि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल होगा, कोई भी पर्टिकुलर मेरे पास ऑर्बिटल आ गया, तो उसके अंदर हो सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो, बट स्पिन तो अलग होगी ना भाई। तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये किसने बोला, पॉलीज ने बोला। तो इनके हिसाब से क्या बोला गया बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, all the values of 4 quantum number, all four quantum number cannot be same for किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती।
अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से सुनना, एकदम एकदम ध्यान से सुनना। मान लो मैंने क्या बोला, कोई भी एग्जांपल ले लिया यहां पे, ये पी ऑर्बिटल, पी सबशेल है ना, पी सबशेल है। पी सबशेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब इसका नाम मैंने लिख दिया है कौन सा? 1p। मतलब 1p तो होता नहीं, क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने जस्ट लिख दिया इसका नाम कि ये 2p सबशेल है। कौन सा है ये? 2p सबशेल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। तो इनके लिए मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना है ना। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि इन तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए बात नहीं कर रहे, अब मैं बात कर रहा हूं एक यहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया जिसमें एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए मैं क्या चेक कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो ब्लैक वाला इसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा? तो एन का वैल्यू यहां पे दिख रहा है कितना है? 2। तो एन का वैल्यू 2 आ गया। चलिए ब्लू के लिए इधर लिखूंगा, तो एन का वैल्यू फिर से कितना आएगा? अरे भैया एक ही ऑर्बिटल में है तो इसके लिए भी 2 ही होगा। चलो एल का वैल्यू कितना आएगा? पी है तो पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है बेटा? एस के लिए 0, तो पी के लिए कितना आएगा? 1। तो इसके लिए भी 1 आएगा और इसके लिए भी 1 आएगा। क्लियर है। एम के वैल्यू की बात करें तो एम का वैल्यू कितना आएगा? तो यहां पे मैंने बोल दिया, मान लो -1 बोल दिया, तो इसके लिए भी एम का वैल्यू कितना बोल दिया? -1 बोल दिया। ये कैसे देखा मैंने? तो ये -1 बोल दिया, इसको 0 बोल दिया, इसको +1 बोल दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए भी -1, इसके लिए भी -1। तो यहाँ पे s का वैल्यू कितना आएगा? तो बेटा s का वैल्यू क्लॉकवाइज है तो इसके लिए +½ और s का वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए -½ तो अब आप देखो कि इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक ऑर्बिटल मेरे पास आ रहा है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनमें तीनों की वैल्यू तो ये सेम है, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है दोनों के लिए। बट ये जो चौथा क्वांटम नंबर आ रहा है स्पिन वाला, ये कैसा है? ऑपोजिट। ये कैसा है? ऑपोजिट। तो आप तो ये समझ लो बस कि दुनिया में कोई भी एटम हो और कोई भी ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। दैट्स इट। किसने बोला ये? पॉली ने बोला। किसने बोला? जल्दी बोलो फटाफट से, ये पॉली ने बोला। क्लियर है सब लोगों को? ठीक, बढ़ते हैं हम लोग आगे। किसके साथ? एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, कौन सा? अफबाउ प्रिंसिपल के नाम से हम लोग उसको पढ़ते हैं। और वो अफबाउ प्रिंसिपल कौन सा है? समझो बेटा ध्यान से, समझो बेटा ध्यान से। इसको अभी नीचे ऐसे लिखा रहने देता हूं, इसको मिटाता नहीं हुआ है ना। सो नेक्स्ट है मेरे पास कौन सा? अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। अब ये जो अफबाउ प्रिंसिपल है, ये क्या बताता है? इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई इस प्रिंसिपल से, बहुत कुछ सीखने को अपने को मिलता है। और बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इनका यूज भर भर के है, तो थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग। अफबाउ प्रिंसिपल ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन विल फिल अकॉर्डिंग टू किससे? n+l रूल। कौन सा? n+l रूल इन एनी एटम। किसी भी एटम के अंदर यदि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो वो आप हमेशा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करोगे? अफबाउ प्रिंसिपल। ये होता क्या है? ये n+l रूल से भरा जाएगा। कैसे होता है? आप संयम रखो, हम बताएंगे कैसे भरा जाएगा। क्लियर है सबको? तो आप बस रुकिए थोड़ा सा, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट दो बस मुझे। n+l रूल से भरा जाता है। और इन्होंने एक चीज और बोला। क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि n+l का वैल्यू जिसका कम होगा n+l का वैल्यू, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो सीधा एक काम करते हैं, एक एग्जांपल डालते हैं ना। एग्जांपल डालते हैं। क्या? फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आ रहा था? s आ रहा था, तो मैंने 1s लिख दिया। सेकंड में क्या आ रहा था? s भी आ रहा था, p भी आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने 2s लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2p लिख दिया। तो पहले n+l रूल को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो n मतलब क्या हुआ? अरे n मतलब ये जो लिखा है 1 2 2, ये क्या है? अरे ये ऑर्बिट है। कौन से ऑर्बिट का है? कौन से ऑर्बिट में? ये फर्स्ट ऑर्बिट। ये कौन से ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट। ये कौन से ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट। क्लियर है? सो n का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं n+l बराबर, है ना। तो n का वैल्यू कितना है? 1
और L का वैल्यू S के लिए कितना होता है 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये 1 आ गया। चलिए इसके लिए देखते हैं n प्लस एल, तो n का वैल्यू 2, s का वैल्यू फिर से 0 आ जाएगा l के लिए ना, n प्लस एल, n इज 2, l कितना है s के लिए 0, तो ये वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा तो इसमें देखो n प्लस एल कितना आ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना है फिर से 2, और l का वैल्यू देखेंगे p के लिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 विच इज 3। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे n प्लस एल कितना आ रहा है 1, यहाँ पे इसके लिए n प्लस एल कितना है 2, और इसके लिए n प्लस एल कितना है 3। तो बेटा जी यहाँ पे ये n प्लस एल जो आ रहा है, जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। मतलब सबसे पहले आप लोग जो इलेक्ट्रॉन भरोगे वो किस में भरोगे 1s, फिर किस में भरोगे बेटा आप 2s, फिर किस में भरोगे आप लोग 2p। अरे क्लियर हो रहा है। इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, मान लो 3s आ गया, फिर क्या आ गया मेरे पास 3p आ गया। अब इसका n प्लस एल चेक करो, तो इसका n प्लस एल कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3। अब ये सर 3 है, ये भी 3 है, हमें कैसे पता लगेगा कि पहले 3s में जाएगा कि 2p में जाएगा। अरे समझ रहे हो, हमें कैसे पता लगेगा कि ये पहले इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, क्योंकि आपने तो बोला कि n प्लस एल जिसमें कम होगा उसमें पहले जाएगा और n प्लस एल जिसमें ज्यादा होगा उसमें बाद में जाएगा। तो बेटा जी जब भी आपका n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए, जब भी आपका n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर आप लोग चेक करना कि n का वैल्यू कम किसका है। जिसका n का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। मतलब ये 2p था, ये कौन सा है, ये 3s है, तो यहाँ पे 2p में देखा 3 आया, 3s में देखा 3 आया। तो अब n देखो, n का वैल्यू इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में। क्लियर है पॉइंट। मैंने क्या बोला फिर से सुनना, n प्लस एल का वैल्यू जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, बट जब n प्लस एल का वैल्यू सेम आ गया तब भैया n का वैल्यू देखो, जिसका n का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। क्लियर है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे 2p में, फिर किस में इलेक्ट्रॉन भरोगे 3s में। क्लियर है। सो बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैं बेटा नीचे वाला ये मिटा देता हूँ, है ना, ये नीचे वाला मिटा देता हूँ। सो इन्होंने क्या किया, एक बच्चों को समझाने के लिए एक इजी तरीका बनाया, और वो इजी तरीका क्या है, इन्होंने कुछ इस तरीके से ले लिया। ध्यान देना सब लोग, है ना। यहाँ पे क्या लिख लिया, ये 1s, यहाँ पे क्या लिख लिया, ये 2s, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये 3s, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये 4s, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये 5s, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये 6s, यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया मैंने 7s। p जो है फर्स्ट ऑर्बिट में तो होता ही नहीं। अभी हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट के अंदर सिर्फ कितने ऑर्बिटल आएंगे 1, सब शेल कितना होता है 1 विच इज s। तो p कहां से स्टार्ट होगा 2 से, ये आ जाएगा 3p, 4p, 5p, 6p। d कहां से स्टार्ट होता है 3 से, तो 3d, फिर 4d, फिर 5d। f कहां से स्टार्ट होता है बेटा 4f, ऐसे स्टार्ट होता है। तो इनके अनुसार ये बोला गया कि जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, अच्छा एक मजेदार बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना सब लोग, ये जो भी कहानी चल रही है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए चल रही है। मतलब ऐसे वाले एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो ये n प्लस एल रूट किसके लिए वैलिड है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है। अब ये कैसे लिखेंगे अपन लोग, ये मैं आपको बताऊंगा, जस्ट अभी बताऊंगा, समझो ध्यान पहले। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां डालोगे आप लोग, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डालोगे 1s में, ठीक है, ऐसे डालना है ना। फिर किस में डालोगे बेटा, फिर 2s में जाएंगे, फिर किस में डालोगे बेटा, फिर 2p में, फिर किस में आएंगे 3s में, बस ऐसे घूमते जाओ, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p, फिर 5s, फिर किस में डालोगे 4d, फिर 5p, फिर किस में डालोगे 6s, फिर किस में डालोगे बेटा 4f, फिर किस में डालोगे 5d, फिर किस में 6p, फिर 7s एंड सो ऑन, इस तरीके से। क्लियर है सब लोगों को। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल आया मेरे पास कौन सा, यहां पे लिया मैंने कौन सा, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अब तुम लोगों को ये एटॉमिक नंबर अभी याद नहीं होंगे, बट मैं आपको एटॉमिक नंबर याद कराऊंगा और हम लोगों को फिर याद होने भी चाहिए। तो पहला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा मैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। तो उस समय जरूर याद कर लेना, क्योंकि एटॉमिक नंबर का याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है।
सो लिथियम आ गया, फिर क्या ले सकते हैं अपन लोग, बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। इन सब की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब यहाँ पे ये जो एटॉमिक नंबर है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये x ले लिया, ये z है और ये a है, तो जो z होता है ये क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन हम लोग भरने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि s के अंदर कितने ऑर्बिटल थे, 1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 2। अच्छा, p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 6। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 7, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पे। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये 1s में इलेक्ट्रॉन डालना है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1s में जाएंगे 2। अरे 2 से ज्यादा तो जा नहीं सकते। अब कितना और बचा, एक और बचा, तो वो कहां चला जाएगा फिर, 2s में। तो 2s के पास कितने बचेंगे, सिर्फ 1 बचेगा। अरे 2 + 1 3 हो गए, तो खत्म हो गया ये, समझे। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। बेरिलियम के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर से भरना स्टार्ट करो, कहां से, 1s से। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2, और अगले में आ जाएगा फिर से 2s2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4। s के अंदर 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे, मिनिमम 1 रह सकता है, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे। बोरोन आ गया तो 5 है, तो फिर से 2 2, अगला कहां चला जाएगा, p में, मतलब 1s2, फिर 2s2, फिर किस में जाना है, 2p, तो ये 2p1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला कौन है, कार्बन। कार्बन के अंदर कैसे भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p, फिर से 2। अरे 2 4 6, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही भरोगे ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के लिए क्या भरेंगे, फिर से 1s2, 2s2, अब कितने बचे, 3, तो यहाँ पे 2p3 लिख दो, क्योंकि p के अंदर तो मैक्सिमम 6 जा सकते हैं ना। अगला सुनो, ये आ गया ऑक्सीजन, क्या लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p4, ये हो सकता है। क्लियर है। F की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1s2, 2s2, 2p5। क्लियर है। फ्लोरीन के बाद में कौन आ गया बेटा, नियोन। नियोन कितना ले लिया मैंने, 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, ये 6 हो गया। अच्छा सर ये 6 यहां तक तो हो गया, 2p6। अब इसके बाद और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अरे भैया 2p के बाद में 3s में जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने एक और, सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। कैसे भरूंगा इसको, फिर दोबारा से 1s से स्टार्ट करूंगा, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर अब देखो कितने हो गए, 10 हो गए। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो है 2p फुल हो गया, क्योंकि 6 जा सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 मैंने भर दिए। तो अगला इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो किसमें जाएगा, 3s में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। किनका लिखते हैं बेटा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। तो आपको भी ये रूल फॉलो करना है, कौन सा, अबव प्रिंसिपल वाला। और आपको जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो n+l रूल के हिसाब से भरने हैं। क्लियर है सब लोगों को। बट ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो आ गया उसके लिए हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्या उसमें n+l रूल लगता है, नहीं, उसके अंदर n+l रूल फॉलो नहीं होता है। n+l रूल सिर्फ लगेगा किसके लिए, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए कौन सा रूल लगेगा, चलिए उसको सीखते हैं। बट उससे पहले आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन करिए, उसके बाद में कंटिन्यू करो, लेकिन मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए। सो बच्चा पार्टी, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए था। अब फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज।
फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए रूल क्या होता है ना, जैसे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या रूल होगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये 1s था, फिर क्या आया मेरे पास, ये 2s आया, फिर क्या आया मेरे पास, ये 2p आया, फिर क्या आया मेरे पास, 3s आया, फिर क्या आया 3p आया, फिर क्या आया मेरे पास, ये 3d आ गया, फिर क्या आ गया 4s आ गया, फिर क्या आ गया 4p आ गया, फिर क्या आ गया 4d आ गया, फिर क्या आ गया 4f आ गया। अब इनमें ऐसा बोला गया कि जो 1s है, 1s का एनर्जी कैसा होगा, कम होगा, किससे, 2s से, लेकिन 2s और 2p का एनर्जी कैसा होगा, इक्वल। ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है बेटा, मल्टी के लिए तो n प्लस एल ही लगाना है। तो यहाँ पे जस्ट n की वैल्यू, शॉर्टकट क्या है, सिर्फ इतना याद रखो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएगा तो n की वैल्यू चेक कर लिया करो। n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी सेम है, और n की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। मतलब यहाँ पे 3s का, 3p का, 3d का, इनका एनर्जी सेम होगा। 4s का फिर सेम होगा 4p के, 4p का सेम होगा 4d के, 4d का सेम होगा 4f एंड सो ऑन। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, बाकी की जितनी भी स्पीसीज हैं सब में क्या लगाएंगे हम लोग, n प्लस एल रूल के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक टर्म होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा चीज, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। कौन सी, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी वाली ऑर्बिटल्स विच हैज सेम एनर्जी, ऐसी वाली ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, विच हैज सेम एनर्जी, विच हैज सेम एनर्जी। अब देखो, मान लो मैंने क्या किया, एग्जांपल लिया, यहां पे 2p ले लिया है ना, तो 2p जो है मेरे पास उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, टोटल 3 आएंगे। ये 3 ऑर्बिटल आगे, कौन कौन सा, एक px, एक py, एक pz। अब भैया जो 2p है इसका n प्लस एल का वैल्यू कितना आएगा, तो इसके n प्लस एल का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस s के लिए 0, p के लिए 1, ये 3 आ गया। तो n प्लस एल इसका, n प्लस एल इसके लिए, n प्लस एल इसके लिए, अरे तीनों के लिए सेम होगा क्योंकि 2p है ना यार ये तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। मतलब px का एनर्जी, py का एनर्जी और pz का एनर्जी कैसा होगा, सेम। तो यदि एनर्जी सेम है तो आप इलेक्ट्रॉन कहीं से भी डाल सकते हो, या तो आप इलेक्ट्रॉन यहां से डाल सकते हो। मेरा मन नहीं कर रहा सर मैं तो बीच में से भरना स्टार्ट करूंगा, अरे कहीं से भी भर दो, एनर्जी सेम है यार, इसको भरने के बाद इसको भर दो, ठीक है। सर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो भरूंगा इसी में दोनों, नहीं ये इतना मन नहीं कराना है बेटा, है ना, अपने मन की नहीं सुनना है इतना ज्यादा। सो इलेक्ट्रॉन हम लोगों को सेम एनर्जी में भरने हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं अपन लोग। इसका नहीं मन करेगा यहाँ पे भर दो, यहाँ पे भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मन नहीं कर रहा यहाँ भर दो, अरे कहीं पे भी भर दो यार, एनर्जी सेम है, तो ये क्या हो गए, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो क्या सर हमारे पास जो डी वाला आएगा, जो डी वाला आएगा क्या ये भी डीजनरेटेड होता है, बिल्कुल बेटा ये भी डीजनरेटेड है। सर जो एफ वाला आएगा क्या ये भी डीजनरेटेड होता है, यस बेटा जी ये भी डीजनरेटेड है। 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7, 3 3 6 और ये 7। तो ये जो एफ है इनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी सबकी एनर्जी कैसी है, सेम। इनकी एनर्जी सबकी सेम है तो ये भी डीजनरेटेड है, इनकी एनर्जी सबकी सेम है तो ये भी डीजनरेटेड है। तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स किसको बोलेंगे, जिनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। क्लियर है सब लोगों को। बट इसमें एक समझने की चीज और भी है कि जैसे मान लो यदि मैं डी का एग्जांपल दूं, है ना, डी का एग्जांपल दूं, तो डी का जो है मेरे पास ये क्या है, 1 2 3 5 ऐसे बना दिया मैंने, है ना। ये कौन सा था, डी एक्स वाई, ये कौन सा था, डी वाई जेड, ये कौन सा है, डी जेड एक्स, ये कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। तो पहले मैंने देखा तो सबकी एनर्जी कैसी थी, सेम थी। ये कैसी थी, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। लेकिन बेटा मैंने क्या किया, इन ऑर्बिटल्स के बाहर से मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो बेटा इसके अंदर स्प्लिटिंग हो गया, इनके अंदर क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। मतलब अरे भाई साहब 3 ऑर्बिटल नीचे चली गई, 2 ऑर्बिटल्स ऊपर चली गई, ये स्प्लिटिंग हो गया। मतलब इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग। ये कैसे हुआ फिर से नहीं बताएंगे अभी, क्यों, अरे जरूरत नहीं है यार अभी इसकी, बस आप समझो कि जब स्प्लिटिंग हो गया इसका, एनर्जी अलग अलग हो गया, तो अब इनको डीजनरेटेड नहीं बोल सकते, इनको डीजनरेटेड नहीं बोल सकते। क्यों, अरे एनर्जी अलग अलग है ना यार। तो ये कब हुआ ये स्प्लिटिंग, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्टार्क। कौन सा इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा तो इसको बोलते हैं अपन लोग जीमैन इफेक्ट। कहां पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। किसके अंदर पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। सो ये इसका पार्ट नहीं है। क्लियर है सब लोगों को। सो ये आगे की चीजें हैं। तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हो गया, और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए भी कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास का एक लास्ट सब टॉपिक और बाकी है, उसको और कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग इस क्लास को पैक करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में फिर, ठीक है। सो चलो बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, है ना, इसको रफ कर देते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो बच्चा पार्टी, जो अपना लास्ट सब टॉपिक है, इसका नाम है बेटा, एक विद्वान है, उनका नाम है कौन सा, हंट्स रूल। कौन सा रूल, हंट्स रूल। कौन सा रूल, हंट्स रूल बोल दो, हंट्स रूल बोल दो। क्लियर है। अब इनके हिसाब से क्या बोला गया, इनके हिसाब से क्या बोला गया, इनके हिसाब से ये बोला गया कि देखो भाई साहब, जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, जैसे मान लो मैंने ये पी सबशेल लिया, इनके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो हमेशा सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। मान लो एक ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ये एक ऐसे डाल दिया, एक ऐसे डाल दिया, ये ऐसे डाल दिया, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये गलत हो जाएगा इनके हिसाब से। ठीक है, ये इनके हिसाब से कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी फिल होंगे तो कैसे होंगे, तो पॉइंट डाल देता हूं, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फिल विद द सेम स्पिन, विद द सेम स्पिन, विद द सेम स्पिन, स्पिन सेम होनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, मान लो मैंने ऐसे बनाया होता, मैंने ये क्लॉकवाइज कर दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो क्या ये सही है, ये भी इनके हिसाब से कैसा है, ये भी गलत हो गया। क्लियर है सब लोगों को, अरे क्लियर है सब लोगों को, जल्दी बोलो फटाफट से। दूसरा पॉइंट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया, वो था बेटा किसका, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। इसका मतलब है इन्होंने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को बोला बेटा 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ s प्लस 1। किसके बराबर, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ s प्लस 1। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। अब मेरे को D वाले में भरना है, तो D वाले में भरने के लिए मेरे पास कितने डब्बे होंगे, बोलो जल्दी से फटाफट, कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 1 2 3 4, ये 5। यहाँ पे मैंने एक और ले लिया, क्या, ध्यान देना, 1 2 3, 1 2 3 4 5। पहले समझाता हूं आपको किससे, D5 से समझाता हूं, है ना। D5 कॉन्फ़िगरेशन है। अब किसी ने बोला कि सर देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, सबकी एनर्जी सेम है। तो इन्होंने ये भी बोला कि भाई साहब सबसे पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को हर एक बॉक्स में आपको भरना है, सबसे पहले आपको हर एक बॉक्स में आपको भरना है। कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे, कैसा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, अरे ये तो खाली रह गया ना बेटा, इसको बुरा लग जाएगा, तो इस तरीके से नहीं भरना है। ये कैसी है कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत है। अब ये गलत है तो इन्होंने ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बताया कि जिसका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू जितना ज्यादा आएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे, अब देखो ध्यान से, ये S क्या है, ये S बताता है बेटा स्पिन को। हो सकता है क्लॉकवाइज हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो। अभी सारे के सारे कैसे हैं, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे S निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। एक का कितना होता है, प्लस हाफ, तो टोटल का कितना आ जाएगा, 5/2। अरे कितना आ जाएगा टोटल, ये S का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, ये 5/2 आ गया। क्लियर है, 5 × 1/2 इज 5/2। अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो ये क्या होगा, 2 × 5/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 + 1 कितना आ गया, ये 6। अब यहाँ पे निकालो, देखो ध्यान से,
एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हाफ हाफ, कितना हो जाएगा 3/2। सो 2 इंटू 3/2 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 + 1 कितना आया 4। तो ये 6 है, ये 4 है, तो इन दोनों में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, गलत है। समझ में आ रहा है सब लोगों को। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने ऐसा बोल दिया कि ये आ गया 1 2 3 5, फिर दोबारा से बना लिया। सर ऐसे भर दूं, तो ऐसे भर दूं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि सब में पहले मैंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, फिर उसके बाद में पेयरिंग करना स्टार्ट किया। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल होगा जब सारे के सारे ऑर्बिटल में मिनिमम एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि कोई भी ऑर्बिटल में खाली है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और आपने पेयरिंग करा दी, अरे तो भाई साहब वो गलत हो जाएगा यार। वो कैसा हो जाएगा बच्चा पार्टी, गलत हो जाएगा। तो किसी ने पूछा कि क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, किसी ने बोला कि मान लो इस तरीके से आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये रहा, यहाँ पे पेयरिंग करा दी। अरे ये गलत है। क्यों? पेयरिंग तुम करा ही नहीं सकते जब तक इनमें नहीं भरोगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो फटाफट से। किसी ने बोला कि मान लो इस तरीके से आ गया 5, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, 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 इसको ऐसे डाल दो, तो ये सही है। अरे ये भी गलत है। क्यों? अरे स्पिन पहले सेम होनी चाहिए। यदि ये सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं तो ये भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तुम एंटी क्लॉकवाइज कैसे डाल सकते हो? तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, किसी ने बोला कि मान लो इस तरीके से आ गया, यहाँ पे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अरे मजाक चल रहा है क्या भाई? सारे के सारे सेम स्पिन के होने चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? सो ये है हमारे पास कौन सा चीज बेटा, हॉर्न्स रूल, और उनके बारे में मैंने आइडिया दिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन लोग। ठीक है? सो जो इंपॉर्टेंट थे वो अबाउ प्रिंसिपल था, दूसरा कौन सा था हमारे पास, हॉर्न्स रूल, और तीसरा कौन सा था, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है? सो ये हमने एक जनरल आइडिया ले लिया किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, और इन विद्वानों ने अपने अपने रूल में क्या क्या बताया। ठीक है? सो मेरी आज की लेक्चर को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। और बच्चा पार्टी, यदि कोई भी डाउट आता है किसी चीज में तो प्लीज आप इस लेक्चर को फिर दोबारा से देखिए, और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है? और जितने ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतना ही इसका रीच बढ़ेगा, तो वो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। क्लियर है? कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइए कि किस में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं जरूर शॉर्ट आउट करूंगा उसको। ठीक है? सो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं बच्चा पार्टी। मिलेंगे अपन लोग एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है? बाय बाय एवरीवन एंड गुड नाइट।